नमस्कार दोस्तों। आज हम आपकी पॉलिटी की सेकंड क्लास पर विचार करेंगे। हमारा सेकंड लेक्चर होगा पॉलिटी का। किसका होगा? हमने आपको ये बताई थी कि जब हम पॉलिटी की क्लास डिस्कस करेंगे तो हमारा जो फोकस होगा वो फोकस हमारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने पर होगा, क्योंकि हम डिस्कशन ही ऐसा करेंगे जिससे कि जो बैकियर में आने वाले क्वेश्चन हैं वो बेहद आसानी से सॉल्व हो जाए। फर्स्ट क्लास में हमने वैसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ग्रीनविले ऑस्टिन से संबंधित हमने क्वेश्चन बताए थे, और हमने ये भी बताया था आपको कि ग्रीनविले जो थे अमेरिकन हिस्टोरिकल थे, राइटर थे, जिन्होंने ये बताया था कि भारतीय संविधान एक बेहद सफल संविधान है। उनसे पहले कई विद्वान आए जिन्होंने भारतीय संविधान को असफल संविधान कहा था। तो हमने कल ये भी बताया था आपको, संविधान जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें रूल ऑफ द मेक की बात होती है, नियमों के बनने की बात होती है, और वो नियम जुड़े होते हैं किसी राज्य के स्वरूप से, उस राज्य की समाज की प्रकृति से, और दोस्तों उस ही राज्य में उस राज्य को प्रशासित करने के लिए सरकार की प्रणाली से। तो आज हम उसी संविधान की जिसमें हम रहते हैं, भारत के संविधान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, या तो यूं कह लो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, या फिर यूं कह लो कि उसके बारे में जो उसकी उपज थी, जो हमारा संविधान था उस संविधान की जो उपज थी, उस संविधान की उपज के बारे में डिस्कशन कर लो, या प्रारंभिक चर्चा कर लो। तो प्रारंभिक चर्चा की अगर मैं संविधान की बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों एक व्यक्ति थे M.N. राव, जिन्होंने वर्ष 1934 में M.N. राव सबसे पहले संविधान जैसे कुछ दस्तावेज के विचार किए कि भारत के लिए, इनके लोगों के लिए एक क्या होना चाहिए, कुछ संवैधानिक दस्तावेज होना चाहिए, कुछ संवैधानिक दस्तावेज होना चाहिए। ये बात कही थी M.N. राव ने। और M.N. राव जो थे वो वामपंथी नेता थे, जिन्हें हम परिवर्तनवादी भी बोल सकते हैं। कौन थे ये वामपंथी नेता थे, या यूं कह लो कि परिवर्तनवादी नेता थे, जो हमेशा क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। वहीं आगे चलकर INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की बात। वहीं जब हम आगे चलते हैं तो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा शब्द यूज कर लिया कि भाई संविधान बनाने के लिए या संवैधानिक दस्तावेज तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। और ये बात उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी थी, ये बात उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखे थे। और इसी के साथ साथ 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बोला था। 1938 की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो JL नेहरू ने ये बोला कि जो संविधान सभा होगी उसमें जो प्रतिनिधित्व करेंगे, वो प्रतिनिधित्व करने वाले जो होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में चुन करके आएंगे। और ये स्वीकृति जो थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में की गई। इसकी जो स्वीकृति थी, किसने की स्वीकृति, इस बात को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृत किया कि भाई भारत में संवैधानिक दस्तावेज तैयार करने के लिए या संविधान तैयार करने के लिए जो भी सभा बनेगी वो क्या होगी, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आएगी। दूसरी बात, इसी के आधार पर वर्ष 1940 में
हमने एक अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, अगस्त का महीना था, हमने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसके ही आधार पर वर्ष 1942 में, जिसके आधार पर वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। किसके द्वारा? ब्रिटेन सरकार के द्वारा, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसमें यह बोला गया था कि संविधान को एकीकृत और प्रारूपिक रूप से पेश किया जाए। इसमें यह बोला था कि जो संविधान है उसे एकीकृत प्लस प्रारूपिक रूप से क्या किया जाए, पेश किया जाए। लेकिन 1942 का जो वर्ष था, आप सभी को पता, जब हम अपनी हिस्ट्री उठा करके देखते हैं तो बहुत ही हलचल का समय था। इससे पहले कई आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस तरह के कई आंदोलन चल रहे थे और देश के अंदर बहुत ही अस्थिरता थी। भारत छोड़ो आंदोलन था यहाँ, तो इसीलिए थोड़ा धार्मिक, मोहम्मद अली जिन्ना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के कुछ धार्मिक अनियमितता थी भारत में। तो उस धार्मिक उपद्रव के कारण, उस धार्मिक अस्थिरता के कारण इसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार किया गया मुस्लिम लीग द्वारा। किसके द्वारा अस्वीकार किया गया? किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा, जो मोहम्मद अली जिन्ना की सपोर्टेड थी। अब इसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद फिर 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसमें एबी अलेक्जेंडर, स्टेफन क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस इसके मेंबर थे। तो एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफन क्रिप्स क्या लेकर आए भारत में 1946 में, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन लेकर आए। कैबिनेट मिशन लेकर आए। इस कैबिनेट मिशन में संघीय सरकार की बात की गई थी कि भारत में एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे और कुछ देसी रियासतें होंगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पारसी, सिख, मुस्लिम, विभिन्न समुदाय की महिलाओं ने भी भाग लिया था कैबिनेट मिशन में। अब इस कैबिनेट मिशन के कारण ही इसे कुछ एक स्तर पर मुस्लिम लीग अस्वीकार भी कर रही थी, लेकिन फाइनली इसे स्वीकार करना पड़ा और इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन की बात की गई थी कि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसमें यह बोला गया था कि जो भी संविधान सभा होगी उसमें 389 सदस्य होंगे और इन 389 सदस्यों में से जो 296 मेंबर होंगे, 296 जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। कहां से होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। और ये भी ब्रिटिश प्रांतों में से 292 जो मेंबर होंगे वो 11 गवर्नरों के जो क्षेत्र थे, गवर्नरों के जो प्रांतों थे वहां से होंगे और चार जो सदस्य होंगे वो मुख्य आयुक्तों के यहां से होंगे। कहां से होंगे? मुख्य जो आयुक्त थे, जैसे कुर्ग है, दिल्ली वाला क्षेत्र था, यहाँ कौन थे? आयुक्त बैठते थे, उनका चयन किया जाएगा। और यहाँ में ये बोला गया था जो सीटों का आवंटन है, जो सीटों का आवंटन है वो सीटों का आवंटन 3 समुदायों से होगा। एक तो मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और सबको सामान्य जनरल मान लिया गया था। तो अब 296 ब्रिटिश प्रांत थे और बाद बाकी के जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से, देसी
जो रियासतें थी राजा रजवाड़ों की, वहां से लिए गए थे। और ये हमने आपको बता ही दिया है कि ये जो मेंबर थे वो 3 समुदाय से लिए गए थे, मुस्लिम, सिख और बाद बाकी सभी को क्या मान लिया गया था, बाद बाकी सभी को सामान्य मान लिया गया कि भाई ये सब बाद बाकी जो आएंगे वो किस में आएंगे, सामान्य में आएंगे। इसके चुनाव की अगर हम बात करें, किसके चुनाव की, संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो जुलाई अगस्त 1996 में, जुलाई और अगस्त समथिंग 1996 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिनमें से 296 सदस्यों की जो बात की गई थी, 296 सदस्यों की जो बात की गई थी, उनमें से 208 जो मेंबर थे वो कांग्रेस से आए थे, चुन करके कांग्रेस से आए थे। 73 जो मेंबर थे वो कहां से आए थे, मुस्लिम लीग से आए थे, मुस्लिम लीग से आए थे। और 5 सदस्य जो थे वो अन्य छोटे दलों से आए थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा, बंगाल की जो कृषक प्रजा पार्टी थी, ऐसे छोटे छोटे दलों से भी 5 सदस्य आए थे। और उसी समय की अगर मैं बात करूं तो 93 से कुछ कम, पूरे 93 नहीं आए, 93 से कुछ कम सदस्य कहां से आए थे, देशी रियासतों ने उस समय पूरे सदस्य नहीं भेजे थे, लेकिन बाद में फिर ये पूरे कर लिए गए थे। तो अगर मैं, ये था कैबिनेट मिशन का एक ढांचा, ये बात रखी गई थी कैबिनेट मिशन में। दूसरी अगर हम बात करें इसकी कार्यप्रणाली की, कि संवैधानिक जो कार्यप्रणाली थी या मैकेनिज्म जो था या वर्किंग सिस्टम कह दो, है ना, वर्किंग सिस्टम जो था वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग या बैठक, पहली जो बैठक ली गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को ली गई थी, जिसमें लगभग 211 या केवल 211 सदस्य बोल सकते हो, ओनली, जो पार्टिसिपेट किया था 211 मेंबर्स, जिसके जो टेम्पररी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका टेम्पररी मेंबर, अस्थायी सदस्य बनाया गया था। इसके बाद, इसके ठीक 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, सेकंड मीटिंग हुई और वो हुई 11 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा की कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से यहाँ के जो परमानेंट जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट जो थे, वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेकंड मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का परमानेंट मेंबर बनाया गया। उसके साथ साथ उपाध्यक्ष भी बनाए गए और संवैधानिक सलाहकार भी बनाए गए। यदि आपसे उपाध्यक्ष के बारे में पूछता है तो आप बताओगे एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और संवैधानिक जो सलाहकार बनाया गया था, तो भाई सलाह देंगे संविधान पर, वो BN राव। ध्यान रखना, वहां MN राय थे, यहाँ BN राव हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता, तो इस चीज को आप याद रखोगे। इसके जस्ट 2 दिन बाद तीसरी मीटिंग हुई। थर्ड मीटिंग जो हुई वो इसके ठीक 2 दिन बाद हुई, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग हुई। अध्यक्ष था वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, इसका अध्यक्ष, आगे तक अध्यक्ष यही रहे स्थायी रूप से। और इसमें क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव, और उस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को संप्रभु गणराज्य बनाने की घोषणा की थी कि भाई भारत को संप्रभु गणराज्य बनाया जाए। संप्रभु गणराज्य का मतलब यह है कि भारत में न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित की जाए। भारत में क्या किया जाए इस उद्देश्य प्रस्ताव में? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, जैसे सामाजिक न्याय, इस तरीके से न्याय प्रस्तुत किए जाएं। स्वतंत्रता की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और यही सुरक्षा के अवसर की समानता होनी चाहिए, और विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, ये भी बात की गई थी। ठीक है ना, यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई थी। समानता की बात करें तो सुरक्षा के अवसरों की समानता की बात की गई थी। वहीं विधि के समक्ष समानता की बात की गई थी। इनको जो शब्दावली आ रही है, एक एक शब्दावली को क्लियर कराया जाएगा, आपको समय रहते क्लियर कराया जाएगा। ठीक है ना, वहीं विभिन्न प्रकार के अधिकारों की भी बात की गई थी, विभिन्न प्रकारों के अधिकारों की बात की गई थी, चाहे वो पिछड़ों को लेकर के हो, चाहे वो जनजातीय क्षेत्रों को या अन्य अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर के बात की थी। ये उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था। यहीं पे अगर हम बात करें कि संविधान के थोड़ा सा प्रारूप के बारे में, तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान के 16 आर्टिकल को संवैधानिक रूप से क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। ध्यान रखना, इसमें उस समय कितने आर्टिकल थे? 16 आर्टिकल थे। 16 आर्टिकल मतलब संवैधानिक प्रावधान, ध्यान रखना। तो 16 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 16 नहीं, टोटल 16 आर्टिकल। ठीक है ना। वही अगर मैं बात करूं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वहीं अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950, इस दिन संविधान की लास्ट मीटिंग थी, बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था। वंदे मातरम वाला जो राष्ट्रीय गीत था वो संविधान में हमने कब अपनाया? वो 24 जनवरी 1950 को। और ये लास्ट बैठक थी, जिसमें अगर हम बात करें लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन संविधान को पूरा करने में, ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, इसीलिए स्पीड से इसे, इसमें कुछ खास ज्यादा समझाने का नहीं है। तो 2 साल 11 माह और 18 दिन जो समय था, वो 2 साल 11 माह और 18 दिन संविधान को पूरे करने में लगे। लगभग 64 लाख रुपए उस समय के संविधान पर क्या हुआ? 64 लाख रुपए के करीब खर्च हुए। और अगर हम संविधान के प्रारूप की तैयारी की बात करें तो ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। 114 दिन में, जैसे एसआई का एग्जाम है, एसएससी, सीजीएल, सीएससीएल, छोटे मोटे एग्जाम में ये फैक्चुअल बेहद इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। वरना तो जब हम आईएएस के डिस्कशन की बात करते हैं तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने बोला था मैं ऑल ओवर एग्जाम को कवर करा दूंगा अपने लेक्चरों में, आपको परेशानी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, और वो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे, बशर्ते आप उसका रिवीजन, मोर टाइम रिवीजन करिए बस। तो प्रारूप जो था वो 114 दिन में तैयार किया गया था, और इस प्रारूप को तैयार होने के बाद लगभग वर्ष 1951-52 में आम चुनाव हुए, और इसके बाद गणतंत्र भारत की पहली संसद बनाई गई। ध्यान रखना, 1951-52 के चुनाव में। अब इससे पहले कोई संसद थी? बिल्कुल थी। जब संविधान सभा बनाई गई थी तो ये देखा गया था कि भाई भारत तो अब अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, तो भारत को कौन चलाएगा? तो जो संवैधानिक सदस्य जो थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनको ही अंतरिम मंत्रिमंडल में पद दे दिए गए थे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल की जो पद दे दिए गए थे, तो वो एक भारत की पहली संसद थी, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर किया करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर किया करते थे। जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया था, जो संवैधानिक सभा के सदस्य उसमें से लिए गए थे,
कि भाई संविधान जितने समय में बनना उस समय भी तो भारत को कोई कंट्रोल करेगा, तो अंतरिम मंत्रिमंडल जो था वो उसे कंट्रोल करता था, जिसके अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे चलकर जब आम चुनाव हुए, संसद बनी, तो उसमें फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो बनाए गए थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर ही थे। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये हमारा थोड़ा सा डिस्कशन था, फैक्चुअल टाइप डिस्कशन था, जो ये छोटे मोटे एग्जाम में यहाँ से नॉन स्टॉप सवाल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट की बात ये करते हैं हम अपने संविधान सभा पर कि सबसे पहले बात ये आती है कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें किसको शामिल नहीं किया गया था। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप सोचिए और बताइए कि जो संवैधानिक सभा थी उसमें किसे शामिल नहीं किया गया। तो यहां बात आती है महात्मा गांधी और दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। दूसरे थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पीजीआई में ये अपना क्या करवा रहे थे? इलाज करवा रहे थे। और गांधी जी अन्य कामों में व्यस्त थे, इसीलिए ये संविधान में क्या नहीं हुए? संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तब बात ये आती है कि संविधान पर जो शासन की इकाई है, बात ये आती है कि संविधान पर जो शासन की इकाई है वो क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी यूनिट ऑफ रूल्स? तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि यदि हमें संविधान के बारे में थोड़ा राजनीतिक रूप से और हिस्टोरिकल रूप से देखना है, ठीक है ना, तो एक गांधी पर फिल्म आती है। क्या आती है? गांधी फिल्म आती है। क्या? एक फिल्म है गांधी, जिसे बनाया था रिचर्ड एटनबरो ने। किसने? रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो की एक फिल्म है गांधी। इसे जब आप देखोगे तो कंसेप्चुअल आपको राजनीतिक और हिस्टोरिकल कुछ बातें दिखाई देंगी, जिसमें पटेल और नेहरू और जगजीवन राम और भी कुछ लोग थे, सरदार पटेल, जेएल नेहरू और बाबू जगजीवन राम गांधी जी के पास जाते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि संविधान के काम को राजनीतिक विचार से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जो संवैधानिक कार्य हम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? राजनीतिक विचारों से अलग होना चाहिए। और जब हम संविधान को देखते हैं तो उसमें एक बुक है जिसका नाम है बुक का गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। इलाहाबाद से ये प्रकाशित की गई थी। जो श्रीमान नारायण अग्रवाल थे उन्होंने इसे क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो जब हम संविधान पे गांधीयन फिलोसफी की बात करते हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एक बुक है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ये बुक जो पब्लिश्ड हुई थी वो इलाहाबाद से हुई थी और इसे पब्लिश्ड किया था श्रीमान नारायण अग्रवाल। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन सीएपीएफ के एग्जाम में पूछ लिया गया है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसके द्वारा पब्लिश की गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। जब हम इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में क्या था ये समझने की बात है। क्या था इस बुक में? तो इस बुक में बात यह की गई थी कि व्हाट शुड बी यूनिट ऑफ रूल, व्हाट शुड बी यूनिट ऑफ रूल। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों आपसे कि शासन की इकाई क्या होनी चाहिए। इस बात पर यह पूरी बुक गांधीयन को लेकर के तैयार की गई थी। तो उस समय संवैधानिक सभा में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण तो शामिल नहीं हुए थे।
परंतु गांधी को मानने वाले गांधीवादी तो थे ना उसमें, तो ये तो बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई जब गांधी नहीं थे तो कोई बात नहीं है, लेकिन गांधी के विचारों से जो प्रभावित थे वो गांधीवादी तो वहां पे क्या थे, गांधीवादी जरूर वहां थे, गांधी नहीं थे। दूसरे अंबेडकर, अंबेडकर भी वहां थे। तो गांधीवादी जो फोर्स किया करते थे संविधान में, जो बल दिया करते थे वो विलेज पर बल दिया करते थे, गांव को प्रशासनिक और शासनिक इकाई के रूप में मानते थे। किसके रूप में मानते थे कि जो शासन की इकाई है, जो शासन की यूनिट है, यूनिट ऑफ रूल, वो क्या होना चाहिए, विलेज, गांव, गांव होना चाहिए। गांधी जी के ग्रामीण गणराज्य को लेकर के जो विचार थे वो भारत के संविधान में उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया था। ग्रामीण गणराज्य की जो गांधी बात करते थे, उनके विचारों को भारतीय संविधान में ज्यादा बल या फोकस नहीं मिला था। अब बात करें अंबेडकर की, तो अंबेडकर जो वो शासन की इकाई पर, शासन की इकाई के रूप में व्यक्ति पर फोर्स किया करते थे, व्यक्ति पर क्या देते थे, बल देते थे। जहां तक हम बात करें तो अंबेडकर और गांधी दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल इतर थी, दोनों के बीच सामंजस्य कहीं देखने को ही नहीं मिलता था, कुछ एक बातों को छोड़ दें तो भारतीय संविधान में गांधी के विचारों को केवल क्या माना जाता था, पासिंग रेफरेंस माना जाता था। क्या माना जाता था, एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर गांधीयन आइडियोलॉजी को कुछ एक जगह, कह सकते हैं बहुत कम जगह रखा गया है, और उसे भी हम बता सकते हैं आपको कहां रखा गया है गांधीयन बातों को। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहां है, ये भारतीय संविधान में भाग 4 में। कहां पे है ये, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। उन नीति निर्देशक तत्व में कुछ गांधीवादी सिद्धांत लिए गए हैं, कुछ, ज्यादा नहीं, बहुत कम। जैसे मैं आर्टिकल 40 की बात करता हूं, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो एक तो ये लिया गया है गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर के। एक मैं बात करूं आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 भी नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है गांधीवादी विचार सिद्धांत को लेकर के। यह है नशा पर रोक। क्या है, नशा और मदिरा है, नशा और मदिरा पर क्या करता है, रोक लगाता है। वहीं एक आर्टिकल है जिसे बोलते हैं आर्टिकल 48, ये बात करता है कृषि और पशुपालन संगठन की। ये किसकी बात करता है, कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है। तो ये कुछ एक आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के लिए थे। ज्यादा महत्व गांधीवादी विचारधारा को भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। तो बात आती है कि जो गांधीयन में जो ग्राम साम्राज्य की बात है, तो ये ग्राम साम्राज्य की बात आर्टिकल 40 की जब हम बात करते हैं तो एक स्थानीय शासन के रूप में जब ये देखा गया कि भाई गांधी की विचारधारा जो है संविधान में बहुत कम है, केवल कुछ ही जगह ली गई है, तब आगे चल करके गांधी विचारों को जो श्रीमान नारायण थे उन्होंने अपनी बुक के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, परंतु ज्यादा महत्व संविधान में फिर भी इसे नहीं मिला। आगे चलकर कभी भी, हाँ, एक हमारे पूर्वज रहे थे, जब श्रीमान नारायण ने अपनी बुक के माध्यम से, अग्रवाल ने अपनी बुक के माध्यम से गांधी विचारधारा को और ज्यादा फोकस करने की बात की भारतीय संविधान में। उसके बाद पूर्व पीएम सब जानते होंगे राजीव गांधी, राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था के रूप में, पंचायती राज व्यवस्था के रूप में, जिसे हम स्थानीय शासन भी कह सकते हो,
और उस समय अगर मैं शासन काल की बात करूं तो ये 1992 की बात है। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो पीएम थे, उनके शासनकाल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था पंचायती राज व्यवस्था का, जिसे भाग 9 में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में भारतीय संविधान में भाग 9 में ऐड किया गया था। ये भाग वगैरह, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची और सूची, ये भारतीय संविधान को इनमें तोड़ करके उसे फिट किया गया है, ध्यान रखना। इसे हम आगे थोड़ा समझा भी देंगे आपको। तो भाग 9 पंचायती राज के माध्यम से क्या किया गया, थोड़ा सा बढ़ाने की बात की गई थी। तब यहां एक चीज पढ़ते हैं हम, और वो है सेपरेशन ऑफ थ्योरी, कि शासन जो बनेगा भारत में, क्या उसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। तो अभी मैं आपको ये थोड़ा एक भाग शब्द आया था जो नए स्टूडेंटों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो भाग की जब हम बात करते हैं, कई चीजें हैं। तो भारत का जो मूल संविधान था, उसमें आर्टिकल जो थे वो 395 थे, भाग 22 थे, और अनुसूची जो थी वो 8 थी। उसके बाद जब हम संशोधन संविधान की बात करते हैं, संशोधन के बाद तो आर्टिकल जो है वो लगभग 485 प्लस हो गए हैं। अनुसूची जो है वो लगभग 12 हो गई हैं, और भाग जो है वो 25 पे। अभी नए संविधान की जब हम बात करते हैं, संशोधन अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि समय समय पर जब नियम बदलते हैं, कानून नए बनते हैं, तो उन प्रावधानों को संविधान में ऐड किया जाता है। उसके लिए ध्यान रखना, नंबर में आर्टिकल 395 ही है, लेकिन जहां जहां सेम प्रावधान दिखा है वहां हमने ऐड किया। जैसे हमने आर्टिकल 21 तो स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं आर्टिकल 21A ये शिक्षा के अधिकार की बात करता है, तो हमने आर्टिकल में 96 ना करके 21A कर दिया है। तो इस तरीके से हमने क्लॉज, इसे क्लॉज बोलते हैं, इससे आने वाला अगला जो स्मॉल में होता है उसे सब क्लॉज बोलते हैं। तो क्लॉज और सब क्लॉज में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस चीज को आप फोकस करोगे। तो यहां मैं अगर बात करूं, भाग जो होता है सबसे बड़ा अनुसूची होता है, और उससे छोटा भाग होता है, और उससे छोटे जो प्रावधान होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। इस चीज को भी आप क्या करोगे, फोकस करोगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक संविधान हैं उन सभी में शक्तियां एक जगह पर केंद्रित ना हो, इस बात को लेकर के, या केंद्रित ना हो, या फ्यूजन ना हो सकती, या हम बोल सकते हैं कि एकोमुलेशन ना हो, जिससे क्या उत्पन्न हो जाएगी भाई। मान लो लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक देश में जो शासन प्रणाली बनेगी, उस शासन प्रणाली में ऐसा ना हो जो शक्ति हैं वो एक जगह क्या हो जाएं, केंद्रित हो जाएं, जिससे तानाशाही शासन में उत्पन्न हो, या हम बोल सकते हैं निरंकुशता शासक में समाहित हो जाए। तो उसे रोकने के लिए बात की गई थी सेपरेशन ऑफ पावर की, या बोल सकते हैं शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत, कि भाई शासन की इकाई में शक्ति, या सरकार में शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत होना चाहिए, थ्योरी ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए। तो जब हम शक्ति के पार्थक्य सिद्धांत की बात करते हैं, शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत, या हम इसे बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो शक्ति के जो पार्थक्य का सिद्धांत है वो सरकार के विभिन्न शाखाओं या अंगों के बीच मिलता है। किसके बीच मिलता है, सरकार के
शक्ति का पार्थक्य जो सिद्धांत होता है वो सरकार के विभिन्न शाखाओं के बीच मिलता है। ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये सोचना होगा, दो शब्द हैं, एक तो शक्तियों का, शक्ति पार्थक्य मतलब शक्तियों का सेपरेशन करना, पृथक्करण करना। दो शब्द हैं, एक तो शक्ति का पृथक्करण, दूसरा है शक्ति का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। इसे सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे डिवीजनल ऑफ या डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। दोनों में ही अंतर है, आप विशेष तरीके से आपको समझना होगा। शक्ति का विभाजन और शक्ति का पृथक्करण, ये दोनों ही आपको बड़े अच्छे से समझने होंगे। उसके बाद हम बताते हैं शक्ति पार्थक्य से जो सिद्धांत है वो क्या है, किस लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो यदि हम शक्ति पृथक्करण की, सेपरेशन की बात करते हैं तो सरकार के अंगों के बीच मिलता है। ये कहां मिलता है? सरकार के अंगों के बीच मिलता है। दूसरी बात, मैं विभाजन की जब बात करता हूं तो ये सरकारों के बीच होता है। ये क्या होता है? सरकारों के बीच होता है। दोनों को यहां समझने की आवश्यकता है आपको कि सरकार के अंगों के बीच का क्या मतलब है और सरकार के अंगों के बीच, सरकार के भीतर शक्तियों का क्या मतलब है। अगर मैं इसके मतलब की बात करूं तो सरकार के भीतर शक्तियों का विभाजन, इसे बोल सकते हैं सरकार के भीतर, ये सरकार का विभाजन है। और ये सरकार के भीतर शक्तियों का विभाजन, इससे क्या 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 चीज समझ में आ रही है? इससे ये समझ में आ रही है, ये सरकारों का विभाजन है, इसका मतलब है सरकार को विभिन्न स्तरों पर तोड़ना, केंद्र स्तर पर एक सरकार बनाना, उसके बाद राज्य स्तर पर एक सरकार बनाना, अगर जरूरत पड़े तो स्थानीय स्तर पर भी एक सरकार तैयार करना। इसे बोलते हैं डिविजनल ऑफ पावर। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट फेज में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मोस्टली बड़ी पावर चोटी पर दी जाती है, छोटी छोटी पावर हैं, जैसे हमारे यहां लगभग 36 या 37 राज्य एवं यूनियन टेरिटरी हैं। तो एक तो सेंट्रल की पावर, केंद्र की पावर, केंद्र की शक्ति, फिर उनको राज्य की शक्ति में, राज्य की शक्ति अलग से देना, मतलब कुछ राज्य हैं और कुछ यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उनको शक्ति में बांटना। और हम बोल सकते हैं फिर थोड़ा सा स्थानीय शासन में भी शक्ति को देना। तो ये शक्ति कहां आ रही है? ऊपर से नीचे। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल पावर या वर्टिकल डिविजनल, मतलब जो पावर है उसे हमने लंबवत रूप से क्या किया है? विभाजन किया है। तो जो शक्तियों का विभाजन है ये लंबवत विभाजन होता है, लंबवत विभाजन होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो बंटवारा होता है ये क्या होता है? लंबवत होता है। बोल सकते हैं दो स्तरों की सरकारों के बीच किया जाता है, दो स्तरों की सरकारों के बीच, दो स्तरों की सरकारों के बीच किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसे स्थानीय स्तर पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। वही हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, तो मैंने ये बताई थी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार के ब्रांच या ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उनके बीच होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ना कि विच इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये होते हैं कार्यपालिका या पहले कह दो विधायिका, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव,
कार्यपालिका जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक होता है न्यायपालिका, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। विधायिका जो होती है वो कानून बनाने पर ध्यान देती है, जो शासन की इकाई है उसे चलाने के लिए उसके अंतर्गत रहने वाले समाज के लोगों के लिए जो रूल्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ द रूल्स कैसे होने चाहिए, कौन बनाएगा और इस पर मेजॉरिटी क्लियर कौन करेगा, ये ध्यान देती है विधायिका, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या है ये? ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। वहीं एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो कार्यपालिका होती है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये लेजिस्लेटिव होती है और इसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं बाय द लेजिस्लेटिव, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनको जो लागू या क्रियान्वयन करने का जो तरीका है वो कौन करेगी? वो कार्यपालिका करेगी। इस कार्यपालिका के अंदर मंत्री मंडल को शामिल किया जाता है और विधायिका के अंदर मंत्री परिषद को शामिल किया जाता है। विधायिका जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, राज्य पे बात करें तो विधान परिषद और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, ये होते हैं राज्य स्तर पर। तो कार्यपालिका जो रूल बनाते हैं उनको लागू करने का काम करती है, और इस रूल में क्या गड़बड़ी हुई, क्या हेराफेरी हुई, या जो भी इरेगुलरिटी होती है, अनियमितता होती है, उस पर फैसला सुनाने का जो अधिकार होता है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, वो जुडिशरी को होता है, न्यायपालिका को होता है। तो ये सरकार के भीतर, गवर्नमेंट के भीतर, क्योंकि ये सभी पार्ट किसके हैं? सरकार के हैं, उसके भीतर शक्तियों का जो विभाजन होता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों सेपरेशन ऑफ पावर। तो मैंने आपसे ये कही थी कि यदि गवर्नमेंट में या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है तो निश्चित रूप से उस शासन के अंतर्गत शासन सेंट्रलाइजेशन होता हुआ दिखाई देता है, शासन का केंद्रित रूप दिखाई देता है। वही शासन जब केंद्रित रूप में दिखाई देता है तो वहां तानाशाही और निरंकुशता दिखाई देती है। तो हम बात करते हैं जब सेपरेशन ऑफ पावर की, तो ये हमें लोकतंत्र देश के अंदर संतुलन बनाने के लिए पेश किया जाता है। तो ये आपको यहां सबसे पहले जो समझना होगा। तो अब ये क्या है? ये लगभग बराबर पावर वाली होती हैं, इसीलिए इनको क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। इनके बीच क्या हो रहा है? क्षैतिज बंटवारा, और ये लंबवत बंटवारा हो रहा है। तो आपसे पूछ लेगा शक्तियों का जो पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, और वहीं आपसे डिविजनल ऑफ पावर की बात करता है तो आप बताओगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल। डिविजनल ऑफ पावर, डिफरेंट फेज ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखना, सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑर्गन इन गवर्नमेंट के बीच होता है। वहीं अगर हम डिविजनल ऑफ पावर की बात करते हैं तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये बात आपको समझने की है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। वहीं अगर हम बात करें कि जब भाई आप सेपरेशन ऑफ पावर और डिविजनल ऑफ पावर की बात करते हो तो इनके बीच संतुलन और नियंत्रण की अवधारणा भी होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस थ्योरी। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की तो इसे थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। दोनों के बीच अंतर को मैंने बता ही दिया। तो जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की तो उसे थोड़ा सा हमें क्या समझने की आवश्यकता है? उसे थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की आवश्यकता है। इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर व्यक्ति की निरंकुशता से बचाव करती है, मतलब समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको फ्रीडम देती है, स्वतंत्रता देती है। तो मैं देख लेता हूं सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ठीक है ना, और क्यों आवश्यक है सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, बात आती है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर? क्या है सेपरेशन ऑफ पावर? तो आपका जवाब होना चाहिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा।
सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। और मैंने आपको बता ही दी थी कि अंग कौन से हैं। विधायिका, जिसे भारत में व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच होना चाहिए शक्ति का बंटवारा। तो परंपरागत रूप से ये ट्रेडिशनल बोल सकते हैं इसे। दूसरी अगर बात करें, मैंने ये बताई थी सेपरेशन, जो पावर में भिन्नता पाई जाती है किसे लेकर के, शक्ति का विभाजन को लेकर के। दोनों के बीच मैंने बता भी दिया क्या अंतर है। दूसरी बात, क्यों जरूरत है सेपरेशन ऑफ पावर की, क्यों आवश्यकता है सेपरेशन ऑफ पावर की। तो मैंने पहला आपसे ये बताया था कि ये क्या करती है, निरंकुशता से बचाव, या बोल सकते हैं क्या देती है ये स्वतंत्रता देती है। सेपरेशन और पावर क्या देती है, एक दूसरे की तानाशाही इसमें नहीं चलती है। दूसरी बात, लोगों के जो काम होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, तब तो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सेपरेशन और पावर होना चाहिए। तो कार्य क्षमता के लिए भी क्या होनी चाहिए, एसओपी होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां हम लोकतांत्रिक विमर्श की बात करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। जब तो सरकार को आवश्यकता है कि अपने तरीके से क्या ले, फैसले ले, तो लोकतांत्रिक विचार विमर्श के लिए भी आवश्यकता होती है सेपरेशन ऑफ पावर की। मेरा कहने का मतलब आपसे यह है, आपको लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देनी होगी, फ्रीडम और एक्सपेंशन देना होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता देनी होगी, नागरिकों को आजादी भी देनी होगी। जैसे आर्टिकल 19 में हमने क्या किया है, नागरिकों को आजादी दी है, किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, लोकतांत्रिक विचार विमर्श। वही हम आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो जज जो होते हैं उनको कार्यपालिका के बजाय संसद के विशिष्ट तरीके से हटाया जाता है। आर्टिकल 24 की मैं जहां भी बात करता हूं तो वो भी तो सेपरेशन और पावर की बात करता है, क्योंकि जजों को कार्यपालिका की बजाय, भाई कार्यपालिका नहीं हटाने बनना तो शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। कार्य का झटाक से कार्यपालिका क्या कर देगी, जज को हटा देगी। जैसे एनजेएसी, भाई कोलेजियम सिस्टम को 2-3 साल मेहनत करी और एनजेएसी लाने की बात करी थी, नेशनल जॉइंट जो अपॉइंटमेंट कमीशन था, कि भाई जब वो आ जाएगा तो उसमें कार्यपालिका का रोल हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम उसे स्पेसिफिक पार्लियामेंट जो तरीका है उसके द्वारा जज को हटाते हैं। आर्टिकल 124। तो ये हमें लोकतांत्रिक विचार विमर्श के लिए भी सेपरेशन ऑफ पावर का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बात आती है कि शक्ति तो आपने दे दी। एक यूएसए के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जेम्स मैडिसन, उन्होंने कहा था कि भैया सेपरेशन ऑफ जो पावर होती है उसमें क्या होता है, जैसे निरंकुशता आ गई। जैसे एक फिल्म देखी होगी आपने बाहुबली, उसमें क्या होता है कि जो बाहुबली होता है वो शिवसेना के आदेश पर, शिवसेना की शिकायत पर सरेआम दरबार में एक व्यक्ति का सर काट देता है। हालांकि गलत करने पर काटा, वो बात सही है, लेकिन ये क्या दर्शा रहा है, ये बात इस बात को दर्शा रहा है कि आपने जो पावर है वो पावर का केंद्रीकरण कर दिया, कि जो देवसेना है उसी के हाथ में पुलिस की पावर दे दी और उसी के हाथ में मतलब कार्यपालिका की पावर दे दी, उसी के हाथ में आपने नियम बनाने की पावर दे दी, विधायिका की पावर दे दी और उसी के हाथ में निर्णय करने की पावर दे दी। आपने आरोपों को जांच करने की भी पावर उन्हीं के हाथ में दे दी। तो इस तंत्र को, इस सिस्टम को बोलते हैं राजतंत्र। तो राजतंत्र में हमेशा तानाशाह या निरंकुशता दिखाई देती है। राजतंत्र में हमेशा शक्तियों का फ्यूज और एक्युमुलेट हो जाती हैं, तब इनका दुरुपयोग निरंकुशता के पैदा करता है। जब इन शक्तियों का दुरुपयोग होता है वहीं क्या हो जाती है, निरंकुशता उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब बचाव, जैसे आपने हैदराबाद का एनकाउंटर सुना होगा कि हैदराबाद में पुलिस ने ही ले जा करके
आरोपियों का क्या कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, यह वैसे तो वो ठीक था, लेकिन भाई अगर ये ट्रेंड बन जाता है तो पुलिस क्या करेगी, जुडिशरी के बिना ही कुछ भी फैसला ले लेगी, और फिर यहाँ पे पुलिस राष्ट्र बन जाएगा और पुलिस राज हो जाएगा, जो किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में देखते हो, वहां भी क्या है, आर्मी राज है, तो वहां का भी शासन ठीक नहीं चलता है। तो इन सब से बचाने के लिए जरूरत होती है सेपरेशन ऑफ पावर की। तो जेम्स मैटिसन जो थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कही थी कि सेपरेशन ऑफ पावर को चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो अब ये क्या होता है, संतुलन और नियंत्रण की अवधारणा। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई एसओपी के लिए कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या होता है। तो कंसेप्ट ऑफ मेरा कहने का मतलब संतुलन और नियंत्रण की अवधारणा, इसे हम बोलते हैं संतुलन और नियंत्रण की अवधारणा। जैसे सरकार में मैंने बताए थे 3 अंग होते हैं, हमने बताए थे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक कार्यपालिका होता है, एक विधायिका होता है, और एक न्यायपालिका होता है। क्या होता है, न्यायपालिका होता है। ठीक है, तो इनमें जब हम कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं कि कार्यपालिका विधायकों को कैसे चेक एंड बैलेंस करती है, और विधायिका न्यायपालिका को कैसे चेक एंड बैलेंस करती है, और न्यायपालिका कार्यपालिका को कैसे चेक एंड बैलेंस करती है। तो ये हम समझाते हैं आपको कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस में। इसके बारे में किसने कहा था, जो जेम्स मैटिसन थे यूएसए के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला था। एक सेकंड, तो जहां हम जजों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, जजों की अपॉइंटमेंट के बारे में। तो कॉलेजियम सिस्टम से जजों का क्या होता था, अपॉइंटमेंट होता था। ये सभी लोग जानते हैं, अगर आपने पॉलिटी को थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा। तो उसे तोड़ने के लिए एनजेएसी 2-3 साल मेहनत करी, एनजेएसी लाने की बात करी, नेशनल जॉइंट अपॉइंटमेंट कमीशन लाने की बात करी। हालांकि ये ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन जब एनजेएसी आता तो इसमें कार्यपालिका का क्या हो जाता, रोल हो जाता। लेकिन जब आप कानून मंत्री के थ्रू अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेशन देते हो कानून मंत्री का, तो वो भी यह दर्शाता है कि आप जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जज में या अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ जुडिशरी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन दे रहे हो। किसका, एजुकेटिव का। तो जब एजुकेटिव जजों की नियुक्ति में रोल किसका करती है, रोल करती है अपॉइंटमेंट करने का। वहीं अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो कार्यपालिका ने कोई काम किया, ठीक है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा, सही किया या गलत किया, जुडिशरी रिव्यू का काम किसका होता है, न्यायपालिका का होता है। तो कार्यपालिका नियुक्ति करके इसे चेक एंड बैलेंस कर रही है, और वही न्यायपालिका यहां पे इस कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करके चेक एंड बैलेंस कर रही है। वही मैं बात करूं विधायिका की, विधायिका को व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, ये ध्यान रख। तो जब कार्यपालिका के मेंबर पर, मान लो राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का मेंबर होता है, और उस पर महाभियोग लगाने की, इंपीचमेंट की बात आती है, आर्टिकल 61 के तहत जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है, विधायिका का होता है। और वहीं जब वीटो की बात आती है तो कार्यपालिका के मेंबर किसी काम में, जब वीटो की बात आती है, विधायिका ने कोई कानून बनाया तो उस कानून पर वीटो लगाने का अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति क्या होता है, आर्टिकल 53 में साफ कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो यहां
कार्यपालिका की शक्ति का जो प्रमुख है वो किसे बनाया गया है, या प्रेसिडेंट को बनाया गया है, और प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ एजुकेटिव का होता है। तब चेक एंड बैलेंस लेजिस्लेटिव को कौन कर रही है, एजुकेटिव कर रही है। क्या करके, वीटो लगा करके, इसके बनाए गए कानून और नियम कानून वीटो लगा करके। तो हम जब बात करते हैं कार्यपालिका और विधायिका के बीच चेक एंड बैलेंस की, तो विधायिका महाभियोग लगा करके कार्यपालिका को चेक करती है और उसे बैलेंस करती है। कार्यपालिका विधायिका के नियम कानून पर वीटो लगाकर राष्ट्रपति के रूप में, ध्यान रखना, या संसद में विभिन्न प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराया जा सकता है। तो जब सरकार गिरा रही हो तो कार्यपालिका गायब, तो कैसे? जब तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हो तो पार्टिसिपेशन किसका होता है उसमें, लेजिस्लेटिव का होता है। तो लेजिस्लेटिव चेक कर रही है किसे, एजुकेटिव को, किसके थ्रू, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू क्या कर रही है, विधायिका कार्यपालिका को चेक कर रही है, और वीटो के थ्रू कार्यपालिका विधायिका को चेक करती है। वहीं अगर मैं विधायिका की बात करूं तो जजों पर जो महाभियोग लगाया जाता है, उस महाभियोग में भाग कौन लेता है, कार्यपालिका के मेंबर लेते हैं, ठीक है ना। और वहीं हम न्यायपालिका के विधायिका को कंट्रोल करने की बात करें तो जो संसद में बनाए गए कानून होते हैं, जो संसद ने बना दिए, संसद मतलब विधायिका ने बना दिए, और उन कानून की समीक्षा कौन करता है, तो उन कानून की समीक्षा करती है, न्यायिक समीक्षा करती है न्यायपालिका। तो कई बार जब कानून बनाए जाते हैं तो न्यायपालिका क्या कर देती है, बोलती है कि भाई इन कानून पर एक्शन लिया जाए। तो हम साफ तौर पर बोल सकते हैं कि वीटो के माध्यम से, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से, नियुक्ति के माध्यम से सरकार के जो अंग हैं वो आपस में चेक एंड बैलेंस करते हैं, संतुलन और नियंत्रण करते हैं। अब उन्होंने एक बात और आई थी, जैसे हमने सुना है अशोक और अकबर को, तो क्या सेपरेशन ऑफ पावर अकबर और अशोक के शासनकाल में भी थी? तो इसका आंसर है बच्चों कि सेपरेशन ऑफ पावर अशोक और अकबर के काल में नहीं थी, क्योंकि तीनों तरह की शक्तियां, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये शक्तियां राजा के ही पास होती थी। तो उस समय तो सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं थी। तो किस प्रकार और किसके लिए, बात आती है किस प्रकार और किसके लिए, और किसके लिए। तो ध्यान रखना कि जो राज्य है उसमें धर्मतंत्र भी हो सकता है, जो राज्य है उसमें धर्मतंत्र भी हो सकता है, ठीक है। राज्य राजतंत्र भी हो सकता है, राज्य में धर्मतंत्र मतलब किसी धार्मिक समूह की चलेगी, जैसे गल्फ कंट्री खाड़ी देशों में देखने को मिलता है, सऊदी अरब देख लो, संयुक्त अरब अमीरात देख लो, तो वहां धर्मतंत्र है। राजतंत्र की बात करते हैं तो जापान देख लो, थाईलैंड देख लो, ऐसे देशों में क्या है, राजतंत्र है आज भी। और वहीं कुलीन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों प्रकार के सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर का होना आवश्यक नहीं है, या यूं कह लो कि इनमें सेपरेशन ऑफ पावर पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि धर्मतंत्र में किसी एक धर्म में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, राजतंत्र में किसी एक राजा में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, और कुलीन तंत्र में किसी एक कुलीन समुदाय में या कुलीन व्यक्ति में जो पूंजीपति हो सकता है, जमींदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें सेपरेशन ऑफ सेंट्रल ऑफ पावर होती है। तो हम कह सकते हैं कि धर्मतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती है, ठीक है। तो वहीं जब हम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं जब हम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ध्यान रखना इसमें कन्फर्म 100% सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगी ही मिलेगी। और सरकार के स्तर पर अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, ये तो लोकतांत्रिक के स्तर पर होगी, और वहीं में सरकार के स्तर पर अध्यक्ष प्रणाली की बात करता हूं तो ध्यान रखना इसमें बहुत सख्त और कठोर
रूप से, या राष्ट्रपति प्रणाली कह सकते हो, जैसे क्या कह सकते हो, राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका की है राष्ट्रपति प्रणाली, जैसे यूएसए। इसमें सेपरेशन और पावर काफी कठोर रूप में मिलती है। ध्यान रखना, इसमें जो एसओपी होती है, शक्तियों का जो विभाजन होता है, अमेरिका में न्यायपालिका के पास अपनी अलग शक्ति है, कार्यपालिका के साथ अपनी अलग शक्ति है, और विधायिका के पास अपनी अलग पावर है, और सबको पावर अलग अलग बांट दी गई है। तो यहाँ जो सेपरेशन और पावर है वो काफी कठोर और सख्त देखने को मिलती है। कहाँ, जहाँ अध्यक्षता प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। वही मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ कि भारतीय जो संविधान है वह कौन सा जो आर्टिकल है वो क्लियर करता है सेपरेशन ऑफ पावर को। तो हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 साफ तौर पर क्लियर करता है, स्पष्टली क्लियर करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है आर्टिकल 50 वो किसकी बात करता है, एसओपी की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। किसमें, ये कार्यपालिका से न्यायिका के पृथक्करण की बात करता है। किसकी बात करता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के जो लोक सेवाएं होती हैं, जो पब्लिक सर्विस जो होती हैं, या लोक सेवा कह लो। जब हम लोक सेवाओं की बात करते हैं तो आईएएस, आईपीएस ये होते हैं। तो इनमें क्या होता, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच, न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, के पृथक्करण की बात करता है। किसके, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, या कह रहे कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या पृथक्करण। जैसे मान के चलिए मजिस्ट्रेट होते हैं, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। जो मजिस्ट्रेट होते हैं जैसे एसडीएम है या डीएम है, इनको बहुत आंशिक रूप से पार्शियली पावर मिली होती है जुडिशरी की, न्यायिक की, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती। वहीं हम जजों की बात करते हैं या न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बात करते हैं तो इनको क्या मिलती है, जुडिशरी पावर दी जाती है। तो जो पब्लिक सर्विस है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 50। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सॉरी बच्चों, वो टॉपिक है तो जैसे मान के चलिए कि सरकार की बात करें, लोकतंत्र सरकार की, इसकी बात करें हम, लोकतंत्र सरकार की बात करें तो लोकतंत्र सरकार में क्या देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक सरकार दो रूप में देखने को मिलती है, ध्यान रखना। पहले जो हम बात करते हैं जो लोकतांत्रिक सरकार है वो दो रूप में देखने को मिलती है। कौन से रूप में, दो रूप में। पहली जो होती है उसे हम बोल सकते हैं अध्यक्षीय या राष्ट्रपति प्रणाली, अध्यक्षीय या राष्ट्रपति प्रणाली। दूसरी हम बोल सकते हैं, ये मैं जो बता रहा हूं आपको कार्यपालिका के स्वरूप या नेचर के आधार पर बता रहा हूं, कार्यपालिका के स्वरूप या नेचर के आधार पर, ठीक है ना। तो एक होती है लोकतंत्र में सरकार या तो अध्यक्षीय या राष्ट्रपति प्रणाली सिस्टम होगा। दूसरी जो होती है वो संसदीय प्रणाली होती है। क्या होती है, संसदीय, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जहां मैं अध्यक्षीय प्रणाली की बात करूं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, तो वहां अध्यक्षीय प्रणाली में जो उत्तरदायित्व होता है, जो उत्तरदायित्व होता है
एक एक पर क्वेश्चन बने, ध्यान रखना। वो सीधे जनता के हाथ में होता है, सीधे जनता के हाथों में होता है। यहां स्पष्ट है कि जो राष्ट्रपति होता है उसे कौन चुनती है? सीधे डायरेक्टली इलेक्ट करती है जनता। तब तो जो चुनता है उत्तरदायित्व तो उसी के प्रति होगा। तो ध्यान रखना, अध्यक्षीय प्रणाली में जो उत्तरदायित्व होता है सीधी जनता के हाथ में, क्योंकि जब कार्यपालिका चुने हुए अध्यक्ष के माध्यम से बनती है, बोल सकते हो, जब कार्यपालिका चुने हुए अध्यक्ष के माध्यम से बनती है। वहीं हम संसदीय प्रणाली की बात करें तो संसदीय प्रणाली में जो उत्तरदायित्व होता है, यहां अगर हम उत्तरदायित्व की बात करें, या हम उत्तरदायित्व की बात करें तो ध्यान रखना दो रूप में होता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप में और एक अप्रत्यक्ष रूप में। तो संसदीय प्रणाली में जो सरकार बनती है, वो क्या होता है कि जनता के द्वारा तो सांसद चुन के आते हैं या एमएलए चुन के आते हैं, वो सांसद और एमएलए बनाते हैं पीएम को या सीएम को। तो प्रत्यक्ष रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा, और ये लोकसभा है उसे कौन बनाता है? उसे जनता बनाती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति। तो ध्यान रखना, हमारी जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी है। दोनों चीजों को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। तो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति। क्या संसदीय प्रणाली में जो सरकार होती है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ही सरकार पीएम बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो जो बहुमत दल का जो नेता होता है वो कौन होता है? पीएम होता है, और उसी को बहुमत दल के नेता को ही पीएम बनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो अध्यक्षीय प्रणाली में जो नेतृत्व होता है वो एकल कार्यपालिका का होता है, एकल नेतृत्व होता है। यहां जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व की बात करें तो ध्यान रखना, एकल नेतृत्व, या बोल सकते हो एकल कार्यपालिका, एक ही होती है कार्यपालिका, ठीक है ना। तो अब जो जैसे अध्यक्षीय प्रणाली में यूएसए का राष्ट्रपति होता है उसे अकेला चुना जाएगा, भले ही सचिव होंगे उसके साथ, लेकिन सचिव सिर्फ, यहां जो राष्ट्रपति होगा वो अकेला चुना जाएगा, अकेला। जो सचिव होते हैं उसके साथ वो केवल सलाहकारी रूप में काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। बाद बाकी ऑल ओवर काम जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट किसी चुना है, राष्ट्रपति को चुना है। ऐसा नहीं है कि ये मंत्रिपरिषद की तरह कोई पोर्टफोलियो रख लें, ये सचिव मंत्रिपरिषद की तरह कोई भी पोर्टफोलियो नहीं रख सकते, ध्यान रखना इस चीज को। तो जो कार्यपालिका यहाँ एकल होती है, और जहां हम संसदीय सरकार में बात करें कार्यपालिका की तो वहां सामूहिक होती है, वहां नेतृत्व जो होता है। यहां अगर मैं नेतृत्व की बात करूं वो सामूहिक होता है, या सामूहिक कार्यपालिका होती है। बोल सकते हो कि जब कार्यपालिका के ग्रुप से संसद चुनी जाती है तो बोल सकते हैं ये कैबिनेट प्रणाली हो सकती है या मंत्रिमंडल प्रणाली हो सकती है। तो इसी को हम कैबिनेट प्रणाली भी बोल सकते हैं या मंत्रिमंडल प्रणाली। कई बार क्वेश्चन में ये वर्ड जो है अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो कार्यपालिका होती है, ये जो कार्यपालिका होती है वो स्थायी होती है। स्थायी मतलब अगर 5 साल या 4 साल या 6 साल इतने समय का जो कार्यकाल होगा वो उतने समय तक ही होगी। यहाँ क्या होता है, कार्यपालिका बहुमत पर निर्भर करती है। जब तक बहुमत या विश्वास प्रस्ताव, जब तक बहुमत या विश्वास है सदस्यों का तब तक कार्यपालिका बनी रहेगी, और जब तक नहीं है तब तक नहीं बनेगी।
तो विश्वास मत तक सरकार रहेगी, लेकिन वहाँ एक निश्चित समय तक रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें एसओपी जो है, इसमें जो एसओपी है वो संरचना में भी देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके से वो संरचना में भी देखने को मिलती है और वो फंक्शन में भी देखने को मिलती है। वो फंक्शन नहीं मतलब दोनों में देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें संसदीय की, तो वहां जो एसओपी है वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच मिलती है, और सॉरी विधायिका और कार्यपालिका के बीच नहीं मिलती और न्यायपालिका के बीच मिलती है। ये क्या चक्कर है, देखो इसे समझ लेते हैं थोड़ा। देखो यहां क्या होता है, अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, क्या ये विधायिका है, ये कार्यपालिका है और ये न्यायपालिका। ये तीनों जो होते हैं, तीनों पर एसओपी सेपरेशन और पावर, सबकी अपनी अपनी सेपरेशन और पावर अलग होती है। ये मेंबर अलग होंगे, ये मेंबर अलग होंगे, ये मेंबर अलग होंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका के बीच कोई भी अंतर नहीं होता। एक ही व्यक्ति, अध्यक्षीय प्रणाली में एक ही व्यक्ति ट्रम्प ही वास्तविक और नामात्र, ध्यान रखना, कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे, कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ एसओपी साफ दिख रही है, तीनों अलग अलग हैं। वहीं संसदीय प्रणाली में बात करें जैसे भारत में ही, कि जो विधायिका होती है उस विधायिका के कुछ सदस्य कहाँ आते हैं, कार्यपालिका मंत्री के रूप में आते हैं। इन सांसदों में से ही कार्यपालिका की मंत्री, लेकिन इनसे अलग क्या होती है, न्यायपालिका में कोई भी इनका व्यक्ति नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जो सेपरेशन और पावर मिलती है, या संसदीय प्रणाली में जो सेपरेशन, एम लक्ष्मीकांत की किताब में ये बोला गया है कि संसदीय प्रणाली में सेपरेशन और पावर दिखाई नहीं मिलती। वट ध्यान रखना, यहाँ सेपरेशन और पावर जो है वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच नहीं है, शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि यहीं का व्यक्ति कहाँ जाता है, कार्यपालिका में जाता है। लेकिन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, इन दोनों के बीच क्या है, सेपरेशन और पावर। तो आंशिक रूप से संसदीय प्रणाली में सेपरेशन और पावर दिखाई देती है। वैसे कार्यपालिका यहाँ 3 रूप में दिखाई देती है संसदीय प्रणाली में। यहाँ वास्तविक और नामात्र की दोनों ही कार्यपालिका एक ही व्यक्ति में होंगी, चाहे राष्ट्रपति हो, पीएम तो यहाँ होता ही नहीं है, वो सब कुछ होगा। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होगा और जो नामात्र कार्यपालिका उसका का भी क्या होगा, प्रमुख होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या होगा, 3 प्रकार की कार्यपालिका होगी। एक अलंकारिक या ऐसे बोलते हैं नामात्र, एक राजनीतिक और एक अस्थायी। तो मैं इनके प्रमुख की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं ये क्या रोल है भारत में। क्योंकि अध्यक्षीय में तो एक ही होगा, राष्ट्रपति ही सब कुछ होगा, लेकिन संसदीय में मैं इनके हेड की बात कर लेता हूं। तो एक तो नामात्र का हेड, जो राज्य का प्रमुख है, एक तो नामात्र का और एक वास्तविक। जिसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है वो वास्तविक होगा, और जिसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या सरकार ही बनाती है या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया है वो नामात्र का होता है। तो हम भारत जैसे की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, जिसे क्या बोलते हैं, नामात्र का राज्य का प्रमुख होता है। और यहाँ राज्य का प्रमुख न करके सरकार का प्रमुख कर लेते हैं, हेड ऑफ गवर्नेंस। हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो पीएम होता है, ध्यान रखना, जैसे एन मोदी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो वहीं राष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल 52 है वो क्या बोलता है
वो ये नहीं बोलता कि सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, नहीं, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। उसमें आर्टिकल जो 52 है उसमें साफ बोला गया है कि भारत का एक प्रमुख होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति कहेंगे। उसमें बोला है कि राज्य का एक राष्ट्रपति होगा। तो वहां राज्य जो बात की गई है, राज्य का एक राष्ट्रपति होगा, वो बात की गई है किसकी, आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति की बात की गई है, ठीक है ना। तो यह सरकार का प्रमुख नहीं होगा, ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख नहीं होगा। सरकार का प्रमुख कौन होगा, पीएम होगा। किसमें, आर्टिकल 75 में, ध्यान रखना, आर्टिकल, यह आर्टिकल 75 में बोला गया है और कुछ विचार आर्टिकल 74 में भी है, ठीक है ना। तो जब हम केंद्र स्तर पर बात करते हैं संसदीय प्रणाली में, तो आर्टिकल 74 और 75, आर्टिकल 74 और 75 ये केंद्र स्तर पर संसदीय प्रणाली की बात करते हैं। और वही मैं राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली की बात करूं तो ये आर्टिकल, ध्यान रखना, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 ये राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, जिसे हम विधानमंडल बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो आर्टिकल 75 में बोल रखा है पीएम मंत्रिपरिषद का क्या होगा, प्रधान होगा, और यही वास्तविक प्रमुख होगा किसका, सरकार का, ठीक है ना। तो यहाँ राज्य जो है ताकतवर होते हैं, वहीं पे क्या होता है, परिसंघीय व्यवस्था होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसे वीटो की शक्ति का अधिकार होता है, ध्यान रखना, जो मैं बता चुका हूँ सेपरेशन ऑफ पावर में, कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसे वीटो, जैसे वीटो लगाने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को, और कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। और ये बोला भी गया है आर्टिकल 53 में बोला गया है कि समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होगी, निहित होगी राष्ट्रपति, ठीक है ना। एक आर्टिकल और है जो ये बताता है कि समस्त जो संसद है, हमारी जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, ये बात करता है आर्टिकल 79। तो इसमें भी राष्ट्रपति का रोल, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति का रोल, और हमने वहां ऊपर बोल ही दिया है कि राज्य का जो प्रमुख होगा, तो राज्य का प्रमुख आर्टिकल 52 बोलता है, कार्यपालिका का प्रमुख आर्टिकल 53 बोलता है, और संसद का प्रमुख आर्टिकल 79 बोलता है, किसे, राष्ट्रपति को बोलता है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो राष्ट्र और राज्य का प्रमुख आर्टिकल 50 के तहत राष्ट्रपति होगा। वहीं हम ट्रंप की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि जो सीनेट और विधायी होती है, मैं परिसंघीय व्यवस्था की बात करता हूं। परिसंघीय जो व्यवस्था होती है उसमें राज्य जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। परिसंघीय जो व्यवस्था होती है, परिसंघीय जो व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, राज्य जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेंगे इन पे। जैसे यूएसए में अगर मैं बात करूं तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंट, जिसे हम विधायी बोलते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं और इनका यहाँ जो निकाय का हिस्सा नहीं होते, ध्यान रखना, सीनेट। और अब ट्रंप है, ना तो ट्रंप सीनेट का हिस्सा होगा और ना ही ट्रंप विधायी का, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंट का हिस्सा होगा। ट्रंप क्या है, ट्रंप राष्ट्रपति हैं जो सीधे जनता के द्वारा चुने गए, और वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ इसीलिए ट्रंप इनके हिस्सा नहीं होंगे कि हर स्तर पर सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में या अध्यक्षीय प्रणाली में पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले ही क्या कर दिया है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन की। टाइम बहुत हो रहा है क्लास का, लेकिन फिर भी हम कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोड़ते हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि एक क्वेश्चन है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ही क्वेश्चन है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाती है, तो क्लास करने से पहले आप पीडीएफ से उन सभी क्वेश्चन को देख लिया करो, और हो सकता है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और नहीं होते तो हम अपनी डिस्कशन के माध्यम से उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो जो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री
इंडिया के लेखक पूछे हैं। ये RAS राजस्थान एडमिशन सर्विस में 2018 में नया आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो अरुणा आसफ अली दे रखा है, अरुणा आसफ अली। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो अचित्य पटवर्धन दे रखा है। और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो श्रीमान नारायण अग्रवाल दे रखा है। और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो हुमायूं कबीर दे रखा है, हुमायूं कबीर दे रखा है। तो सबको पता है, मैंने ये बता ही दिया था, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया लिखी थी, जिसमें बात करी गई थी कि शासन की जो इकाई है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत SOP किन के बीच शक्ति के विभाजन की बात करता है, शक्ति विभाजन की बात करता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच या सरकार के बीच, या सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच, सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच, या सी दे रखा है राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के बीच, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के बीच। और डी जो ऑप्शन दे रखा है इसमें वो राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच। तो हमने बताई थी केंद्र और राज्य के बीच जो देता है वो राज्यों का विभाजन होता है, डिविजनल ऑफ पावर होता है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर। जो सरकार के अंगों के बीच या शाखाओं के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच या अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, उसी को SOP कहा जाता है, शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर बी होगा। राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है इसका, और राज्य एवं स्थानीय सरकारों से भी इसका कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, और ये क्वेश्चन जो आया था बच्चियों वो CAPF 2016 में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है? जो अध्यक्षात्मक सरकार है उसकी विशेषता क्या है, कौन सी विशेषता है? तो ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। उसमें ऑप्शन जो ए है वो दे रखा है राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुका हूं कि ट्रंप जो है ना तो विधायी के सदस्य हैं और ना ही सीनेट के सदस्य। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो और ट्रंप जो है उनकी सरकार कैसी है? अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके दूसरा ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं, ये भी CAPF 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, यह विधायी और कार्यपालिका के कृत्यों को पृथक नहीं करता। विधायी और कार्यपालिकाओं के बीच साफ SOP पाया जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच क्या मिलता है? शक्ति का पृथक्करण मिलता है। ये मैं स्पष्ट करवा चुका हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का पालन करता है। नहीं, ये संसदीय प्रणाली में जहां संसदीय शब्द ही आ जाए, संसदीय सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाए तो वहां ध्यान रखना सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है, और अध्यक्षात्मक में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात नहीं होती है, यहाँ एकल कार्यपालिका की बात होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं। संसदीय प्रणाली में बहुमत पर निर्भर करती है कि विधानमंडल में यदि आपका बहुमत है तो भारत में सरकार बनी रहेगी। अध्यक्षात्मक प्रणाली में स्थायी सरकार होती है, जितने समय के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है वो हर हालत में उतने समय तक होता है, बशर्ते अपनी शर्तों को पूरा करता चले। तो ये आंसर पहला सही होगा। इसे PDF में आप टेलीग्राम में जरूर देखोगे, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी 2016 में CAPF में आया हुआ था। नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, वो है राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में, राष्ट्रपति प्रणाली या इसे हम बोल सकते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ये दे रखा है कि शासनाध्यक्ष
राष्ट्र अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्र अध्यक्ष भी होता है। तो शासना मतलब वास्तविक प्रमुख और राष्ट्र अध्यक्ष मतलब नामात्र प्रमुख। तो मैंने बताई थी एक ही व्यक्ति ट्रंप ही राष्ट्रपति प्रणाली में वास्तविक और नामात्र दोनों के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। तो मैंने ये बताई थी कार्यपालिका पूर्णतः पृथक होती है किससे, विधायी से और सीनेट से, न्यायपालिका से। तब तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर क्या है, केवल पहला ही ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि हमने साफ बोल दिया था कि अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से शक्ति क्या होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। तब तो कार्यपालिका विधायिका के बीच कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसमें आंसर केवल पहला ही सही होगा। नेक्स्ट एक है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, भारत के संविधान की प्रकृति पूछी है। तो इसमें पहला है ऑप्शन संघीय। तो संघीय तो भारतीय संविधान की प्रकृति नहीं है। दूसरा है एकात्मक, तो भारतीय संविधान की एकात्मक भी नहीं है। नेक्स्ट है संसदीय। तो ध्यान है, मैंने भी पढ़ा के हटाऊं कि भारत की जो प्रणाली है वो क्या है, संसदीय प्रणाली है। और लास्ट है इसमें कि प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें से क्या है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि जो निम्न में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का आधारभूत तत्व, जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसका आधारभूत तत्व पूछा है। आधारभूत तत्व कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता संविधान की प्रक्रिया को दर्शाती है, ध्यान रखना, ना कि अध्यक्षात्मक प्रणाली को, कि संविधान में प्रक्रिया कैसी है। प्रक्रिया हार्ड है, आसानी से संशोधन हो जाते हैं, या लचीली है, नरम है, कैसी है। तो ये संविधान की प्रक्रिया को दर्शाती है, इसीलिए आंसर नहीं होगा, ये अध्यक्षात्मक प्रणाली का आधारभूत तत्व नहीं है। दूसरा एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, तो हमने लिखवाया भी है कि इसमें एकल कार्यपालिका या एकल नेतृत्व होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें दे रखा है अगला व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। तो व्यवस्थापिका विधायिका को बोलते हैं, ब्रिटेन में इसे संसद भी बोलते हैं। तो व्यवस्थापिका की जो सर्वोच्चता है वो संसद वाद को दर्शाती है, संसद की सर्वोच्चता को दर्शाती है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। अवशिष्ट अधिकार मतलब बचे हुए अधिकार, जैसे मान के चलिए कुछ अधिकार राज्य के पास हैं, कुछ अधिकार केंद्र के पास हैं, कुछ मिलकर के हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो दोनों में से किसी के पास नहीं है। जैसे मान के चलिए अभी कोरोना का समय चल रहा है और कोई एलियन आता है ऊपर से और वो कहता है कि मैं कोरोना को सही कर दूंगा। तो एलियन के ऊपर कोई तुम अपने संविधान में जब रूल एंड रेगुलेशन बनाओगे तो क्या आपके राज्य या केंद्र वाले किसी भी विषय में है, नहीं है ना। तब वो आपको किस में रखने पड़ेंगे, अवशिष्ट विषय में, बचे हुए विषय में रखने पड़ेंगे। और बचे हुए विषयों पर जो अधिकार होता है वो संसद का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये संसदवाद को दर्शा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, एकल कार्यपालिका इसका आंसर होना चाहिए। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका आंसर होगा संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है ना। इसमें लोकतंत्र नहीं चलेगा, अध्यक्षात्मक नहीं चलेगा, अर्ध लोकतंत्र नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, संसदात्मक। भारतीय जो प्रणाली है वो संसदात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उसे अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। बच्चों बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए, इसे बेहद अच्छे तरीके से आप रिवीजन करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे नॉर्मल सवाल तो छूटेंगे ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। और हमारा जो पैटर्न है हमने आपको बताई थी, टाइम हमने फिक्स कर दिया है, एक निश्चित टाइम में क्लास आपको मिल जाया करेगी। जय हिंद, जय भारत।